What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। अब गाइज मेरी एनर्जी तो हो चुकी है बिल्कुल डेड तुम लोगों के लिए वीडियोस बना के सुबह से आज। बट या आपका एग्जाम्स है तो मुझे तो अपना 200% देना ही है, जैसे आप लोग अपना 200% दे रहे हो। तो एक लास्ट रिवीजन हम लोग ले लेते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर का, कि सीबीएसई ने बीएसटी का जो सैंपल पेपर दिया है उसमें एक्चुअल में सीबीएसई हमारे से पूछ क्या रहा है। तो चलिए जल्दी से आ जाओ मेरे साथ साथ, सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं सीबीएसई ने अपने 3 सेक्शंस में हमारे से क्या क्या पूछा है। लेट्स बिगिन। तो गाइज ये है हमारे पास सीबीएसई का सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर 21-22 टर्म 1। बीएसटी टाइमिंग्स आपको 40 मार्क्स और 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बताइए, क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेक्शन ए 24, सेक्शन बी 24, सेक्शन सी 12। करने कितने हैं? 20, 20 और 10। ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। चलो जी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन ए के साथ शुरुआत करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट सेक्शन, तो बहुत ध्यान से समझ के चलना। सबसे पहले, what distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put the principles into practice। ये बोल रहा है कि एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक अनसक्सेसफुल मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। उस मैनेजर का एबिलिटी कि वो जो उसके पास प्रिंसिपल्स जो उसने सीखी हुई हैं उनको प्रैक्टिस में लेके आना, मतलब आती दोनों मैनेजर को है प्रिंसिपल्स, बट जो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करता है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये कौन सा एस्पेक्ट ऑफ नेचर है? सबसे पहले नेचर माइंड में लेके आओ। नेचर में 3 चीज आती है, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। तो कौन सा है? क्या साइंस में था प्रैक्टिस? नहीं। आर्ट में था? यस। एक आर्टिस्ट की तो प्रैक्टिस होती है, याद करो हनी सिंह और अरिजीत सिंह वाला एग्जाम्पल। दोनों सिंगर्स हैं बट उसका अपना प्रैक्टिस है, उसका अपना प्रैक्टिस है, राइट। तो इसका आंसर बनेगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डैश प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच, रैशनल का मतलब समझदारी वाला अप्रोच, फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। किसके अंदर हम लोग एक रेशनल अप्रोच रखते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करना। कौन से प्रोसेस में? याद करा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस एंड अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। किस में? क्या हम डायरेक्टिंग में करते हैं, स्टाफिंग में, प्लानिंग में या कंट्रोलिंग में? प्लानिंग में ये काम करते हैं। इसका आंसर बनेगा प्लानिंग। सी पार्ट इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कौन सा टूल्स? मार्केटिंग मिक्स में क्या चीजें आती हैं जो फर्म यूज करती है टू परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव्स? क्या प्रोडक्शन टूल्स? हाँ, प्रोडक्शन होता है। क्या प्रमोशन? हाँ, प्रमोशन भी होता है। क्या सेलिंग? हाँ, सेलिंग भी होता है। क्या मार्केटिंग? जी हाँ, ये सभी मार्केटिंग का पार्ट बन जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सेलिंग हो, ये सब मार्केटिंग का पार्ट बनते हैं। तो इसका पार्ट बनेगा ऑप्शन सी। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए कौन सा लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या टॉप होगा, मिडल होगा या लोअर होगा? टॉप लेवल। मालिक लोग ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, आंसर बनेगा टॉप लेवल। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल विच व्हेन अप्लाइड, फेयोल का प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स अपने माइंड में लेके आना, डैड पेप्सी पीसेस रू, विच व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस। वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही अपने कमिटमेंट्स पूरे करें, जो भी वादा किया वो निभाओ, अपने कमिटमेंट्स पूरे करो। तो क्या ये कौन से प्रिंसिपल में लिखा था कि जो भी चीज आप कह रहे हो उसे पूरा करो बिना किसी भी प्रेजुडिस के? प्रेजुडिस का मतलब किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उनके माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के टुवर्ड्स गलत। जो भी कमिटमेंट्स है उसको पूरा करो। क्या डिसिप्लिन में ये होता है? मेंटल रेवोल्यूशन, रेम्यूनरेशन, स्केलर चेन। स्केलर चेन तो बिल्कुल भी नहीं, कम्युनिकेशन की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है, रेम्यूनरेशन में पैसे की कोई बात नहीं हो रही है, मेंटल रेवोल्यूशन में पॉजिटिविटी अप्रोच की बात करते हैं, वो भी नहीं है। डिसिप्लिन, अपना कहा हुआ काम पूरा करना, डिसिप्लिन ही तो है। तो इसका आंसर बनेगा डिसिप्लिन। अब ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। देखो ब्रांड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम जिस नाम से जाना जाता है, ब्रांड मार्क जो उसका सिंबल होता है। जब हम उसको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। इसका आंसर बनेगा ट्रेडमार्क, ठीक है। ब्रांड ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रांड मार्क और ब्रांड नेम में, ठीक है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज मल्टी डायमेंशनल। लो जी, ये कह रहा है मल्टी डायमेंशनल का कोई पर्टिकुलर डायमेंशन होगा। मल्टी डायमेंशनल के 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। इसमें चेक करते हैं। which specifies that the task of management is to make the strength of human resource effective, strength of human
इंसान की बात कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट टुवर्ड द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा मल्टी डायमेंशनल में पॉइंट है जो ये बोलता था कि ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिव बनाना है, उनकी स्ट्रेंथ और अच्छी करनी है और वीकनेस को भूलना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इसका आंसर बनेगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अच्छा जी, डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंदर, या ऐसा कौन सा स्टेप है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसे हम यूज करते हैं टू प्रमोट अ कंपनी का इमेज। मार्केटिंग में याद करो कौन सा पॉइंट था जो कंपनी की इमेज के ऊपर काम करता था? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस? पब्लिक रिलेशंस। जब भी हम कंपनी की इमेज की बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिलेशंस। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड यू सजेस्ट फॉर अ फर्म which has diversified activities and operations which requires a high degree of specialization? बहुत सारा काम है और उनको हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, ये आप इन्हें कौन सा स्ट्रक्चर सजेस्ट करोगे? मैंने आज भी बताया था फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी की ये एज इट इज लाइन है। एज इट इज कहां पे सुटेबल होता है? जहां पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हो, ऑपरेशंस और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए हो। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल कब चलता है? जब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो। ठीक है। Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated। बोल रहा है कि जितने भी चेंजेस या इवेंट्स होते हैं आप उनको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हो, यानी आप उन्हें बिल्कुल भी खत्म तो नहीं कर सकते हो, बट आप उन्हें एंटिसिपेट कर सकते हो। एंटिसिपेट का मतलब आप खुद को उनके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो और रिस्पॉन्स ले सकते हो उन्हीं के अकॉर्डिंगली। ये कौन से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में दिया गया था? क्या ये डिसीजन मेकिंग में दिया गया है? नहीं। डिसीजन मेकिंग में तो हमें बहुत सारे में से एक चूज करना होता है। इनोवेटिव आइडियाज? नहीं। डायरेक्शन फॉर एक्शन? डायरेक्शन फॉर एक्शन में ये होता है कि एक स्टेप मिल जाता है फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं, तो ये भी नहीं। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज? क्या रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी में यही पढ़ते थे हम कि अनसर्टेनिटी तो आएगा भाई, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो इट रिड्यूसेस, क्योंकि आप पहले से assumption बना लेते हो, उसके अकॉर्डिंगली खुद को आप रेडी रखते हो। तो इसका आंसर बन जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स बनाना कौन से प्रोसेस का एक स्टेप है? दो ही प्रोसेस आपने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकंड पॉइंट, तो आंसर बनेगा इसका ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन क्या बताता है? क्या प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस? बिल्कुल, प्लानिंग सबसे पहले आता है, यही तो बताता है प्राइमरी फंक्शन। बिल्कुल, पॉइंट जस्टिफाइड है। अब इसमें ऑल ऑफ द अबव जैसा तो कोई बात ही नहीं है, तो बस फिर पहला ही पॉइंट बन जाएगा। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, ये मेंटल एक्सरसाइज की बात कर रहा है। प्लान इज फ्रेम्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। बनता है, इंप्लीमेंट होता है, फिर अलग अलग और प्लान्स, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, परवेसिव की बात कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ही बनेगा। प्लानिंग प्रीसीड्स, प्रीसीड्स का मतलब पहले आना, सुपरसीड का मतलब बाद में आना। याद रखना, प्रीसीड पहले, सुपरसीड बाद में। ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। अ मेजर डिसीजन एरिया अंडर वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज द डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। कितने इंटरमीडियरी? 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। किस में चलता है इंटरमीडियरीज? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका सही आंसर बन जाएगा। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वन कंट्री विद फॉरेन कंट्री। हमारे देश का रिलेशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ, हमारे कंट्री का रिलेशन किसी और गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि सरकार के कैसे रिलेशन है। इंडिया के कैसे रिलेशन पाकिस्तान के साथ, इंडिया के चाइना के साथ, इंडिया के यूएस के साथ, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफर करता है। तो कौन से एलिमेंट का पार्ट बनेगा? सोशल? जी नहीं। लीगल कोई लॉ भी नहीं है। इकोनॉमिक? नहीं। पॉलिटिकल? इसका आंसर बन जाएगा पॉलिटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नंबर 1, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है। फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन कस्टमर नीड्स, ये भी बिल्कुल सही है। मार्केटिंग इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या मार्केटिंग एक सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है? नहीं, यही गलत हो गया, यही गलत हो गया। मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म देन प्रोडक्ट्स मिक्स, यस। तो इसका आंसर बनेगा सी, 15 का सी। आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कराए, उसमें ही मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था। अच्छा, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, पहले वाले में पहला वाला फिल करना है, दूसरे वाले में दूसरा वाला फिल करना है। प्लानिंग इज कनेक्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी? नहीं, ऑर्गेनाइजिंग होता है। प्लानिंग इज कनेक्टेड विद डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन? नहीं। प्लानिंग इज कनेक्टेड विद स्टेबिलिटी सिक्योरिटी? नो। प्लानिंग इज कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन? यस, क्रिएटिविटी इनोवेशन प्लानिंग में चाहिए, यही इसका आंसर बनेगा डी।
डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व एज अ प्रमोशनल टूल। बहुत अच्छी लाइन है ये, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करता है और उससे प्रमोशन भी हो जाता है। दैट इज क्या क्या क्या, पैकेजिंग। पैकेजिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी हो गई, कोई धूप नहीं पड़ रही, पानी नहीं पड़ रहा, बैक्टीरिया से बच रहा है, और उससे प्रमोशन भी हो जाता है ना। पैकेजिंग साइलेंट सेल्समैन का काम भी करता है। तो पैकेजिंग 17 का पॉइंट बनेगा सी। अच्छा जी, एज अ पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस, रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है, रूल्स, तो पक्का बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बनेगा। एज अ पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड। देखो बेबी फूड पे ये कंपलसरी होता है लिखना कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। सिगरेट्स पे लिखना कंपलसरी होता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। अल्कोहल पे मेंशन करना जरूरी होता है। मतलब जितनी भी डेंजरस चीजें होती है ना, तो इट इज अ लॉ कि आप लोगों को अवेयर करो कि ये आपके लिए डेंजरस है, राइट। तो ये एक लॉ में आ जाता है, तो ये एक लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। इसमें लिखा हुआ है फॉर इन्फेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स। बच्चों के लिए जो 4 महीने से छोटे हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो कौन सा एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा ये, दिस इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, इट इज अ लॉ, इंडिया में ऐसा कानून है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल which aims at preventing overlapping, overlapping का मतलब एक के ऊपर एक, डुप्लीकेशन ना हो। कौन से प्रिंसिपल में ऐसा होता है, क्या डिवीजन ऑफ वर्क में ऐसा होता है, काम आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भले ही कर दिया लेकिन ओवरलैपिंग तो तब भी हो सकती है ना, 2 डिपार्टमेंट ने अगर एक जैसा काम कर लिया। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस से ऑर्डर जरूर मिलेंगे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक बॉस 2 लोगों को सेम ऑर्डर दे दे, राइट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यही इसका आंसर बनता है। 19 का बनता है हमारे पास सी। ये एग्जैक्टली एक लाइन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, आपको वहां मिल जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है एक हेड का एक प्लान है, दूसरे हेड का अपना प्लान है, तो वो अलग डायरेक्शन में, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रहा है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट, एक ग्रुप एक ही काम करेगा, दूसरा ग्रुप अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहा होगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डैश ensures that subordinate perform task on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters। इसका मतलब एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को काम दे दिया है कि आप काम कर लो मेरे बिहाफ पे। 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, मैनेजर और उसका सबॉर्डिनेट, दिस इज डेलीगेशन। डेलीगेशन इसका आंसर बन जाएगा। Dash is a process of classifying of products into different groups on the basis of their characteristics, जैसे क्वालिटी के बेसिस पे अलग अलग करना या साइज के बेसिस पे अलग अलग करना, प्रोडक्ट को अलग अलग करना कि ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है, या साइज ये साइज है, ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा, उसको क्या बोलते हैं? क्या आप स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ग्रेडिंग बोलते हैं? यस, ग्रेडिंग ही होता है, ठीक है, ग्रेडिंग में ही ये काम होता है। अच्छा जी, the sum total of all the individual institution other forces which are outside the control of business but may affect its performance is known as, अरे भाई business environment की definition है ये, this is the definition of business environment as it is। Name the concept that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior। मैंने बहुत बार पढ़ाया है, एक superior के अंडर कितने subordinates होंगे, कौन सा concept बोलता है ये? Span of management। यहाँ पे क्या span of management दिख रहा है? ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पहला सेक्शन खत्म। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर ने बोला कि एक बेस्ट मेथड है टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी से और एनालिसिस से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन से प्रिंसिपल में टेलर ने ऐसा कहा था? टेलर ने ऐसा कहा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में, तो इसका आंसर बनेगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा करा सेक्शन नंबर फर्स्ट। आई थिंक मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स में हमने कर लिया होगा। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 के साथ शुरुआत करते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट विच विल अलाउ बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया ने अपनी एक नई एडवांस्ड नई सैटेलाइट लॉन्च करी है, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है भाई, और उससे हम अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे पूरे सब कॉन्टिनेंट को, इंक्लूडिंग बॉर्डर्स, नेबरिंग कंट्रीज से मिलते हुए सारी चीजें, बाय इमेजिंग द कंट्री 4 to 5 टाइम्स अ डे, 4 से 5 बार देख सकते हैं। सैटेलाइट इज कैपेबल ऑफ नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी फ्लड्स की भी और साइक्लोन्स की भी, ठीक है। द फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सा लग रहा है आपको इसमें फैक्टर? बहुत सिंपल सी बात है यार, टेक्नोलॉजी नई आ रही है, एक नई सैटेलाइट आई है, तो आंसर क्या बनेगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सी पार्ट। Which step in the process of planning will precede का मतलब पहले आना,
द स्टेप इन विच द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions। certain assumptions किस में बनते हैं? assumptions बनते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस को हम assumptions बनाना बोलते हैं। उससे पहले कौन सा पॉइंट आएगा? S dies if, D में डेवलपिंग प्रीमिसेस, S का मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कहाँ है? C। 26 का ऑप्शन बन जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड C। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ द सक्सेस ऑफ अ फर्म। कौन से कॉन्सेप्ट में अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं? क्या वो प्रोडक्शन है, क्या वो प्रोडक्ट है, सोसाइटल या मार्केटिंग? प्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी, तो इसका आंसर बनेगा ए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट 27 का ए। उसके बाद एमिंग टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब सुधारना, दोबारा से सही करना, जम्मू कश्मीर अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन फॉर फिल्म शूटिंग। पहले भी जम्मू कश्मीर फिल्म शूटिंग के लिए टॉप लोकेशन माना जाता था और आज भी है, बट वहां पे ड्यू टू टेररिज्म और ड्यू टू सम अदर रीजंस थोड़ा कम हुआ है टूरिज्म, ठीक है। द जम्मू एंड कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2021 ऑफर्स अ होस्ट ऑफ इंसेंटिव्स, बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं इंसेंटिव्स? फिल्म मेकर्स को दे रहे हैं। देखो इंसेंटिव्स का मतलब पैसे की बात हो रही है, सच एज सब्सिडीज दे रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं फॉर फिल्म्स विथ patriotic and certain other theme shots in Jammu and Kashmir, as well as for giving work opportunities to local artists। तो बहुत सारे पर्पसेस हैं जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कि सर लोकल आर्टिस्ट को दे रहे हैं यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, और पेट्रियोटिक थीम्स है तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। बट बेटा जी ये बात ध्यान रखना कि ये इसका आफ्टर इफेक्ट है। हम इंसेंटिव दे रहे हैं, केस स्टडी ये है। इंसेंटिव से क्या होगा उसका कौन सा एलिमेंट है वो नहीं पूछ रहा, आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं देखना होता, आपको देखना होता है पहला प्राइमरी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इंसेंटिव दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं। इसका थोड़ी ना रीजन पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है कि इंसेंटिव दे रहे हैं, ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। तो इंसेंटिव देना, फिल्म मेकर्स को सब्सिडीज देना, ये सब किसका पार्ट बनता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। तो इसका आंसर बनेगा सी। The topper group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors। Semiconductors में बनाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने एक बिजनेस सेटअप करा टॉपर्स ग्रुप ने, टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने बिजनेस सेटअप कर लिया, एंड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। उसके बाद द कंपनी हैज ऑलरेडी पाइवटेड अ नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, 5G वर्क इक्विपमेंट्स में। मतलब सिर्फ एक चीज नहीं, कंपनी बहुत बड़ी होती जा रही है, बढ़ रही है। 5G इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर्स। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है? क्या वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वो ग्रो कर चुके हैं, क्या वो प्रॉफिट या एफिशिएंसी? तो इसका आंसर बनता है ग्रोथ। ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या सेट करता है? लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट का मतलब होता है कम से कम, लोअर लिमिट का मतलब मिनिमम, कि कम से कम कितने का बिकेगा। यार देखो कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही होगी वो मिनिमम तो अपना कॉस्ट के बराबर रखेगी ना, कि मेरा अगर प्रोडक्ट 100 रुपीज का बना है तो मैं 100 तो कमा ही लूं, तो मिनिमम इतना। एंड द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट, यूटिलिटी का मतलब वो कस्टमर को कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और इंटेंसिटी ऑफ डिमांड सेट्स द अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब कि मैक्सिमम कितना बिक जाएगा, मैक्सिमम कितने का होगा। तो लोअर लिमिट सेट कौन करता है? मिनिमम सेट करता है उसका कॉस्ट, और मैक्सिमम सेट करता है उसका डिमांड, कस्टमर का क्या मांग है, क्या कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब बोल रहा है इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक याद रखना बेटा जी, इलास्टिक का मतलब जो चेंज होता है, जो चेंज होता है, और इन इलास्टिक का मतलब जो चेंज नहीं होता। तो इलास्टिक जो चेंज होता है, इन इलास्टिक जो चेंज नहीं होता, यानी इसकी डिमांड चेंज नहीं होती। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड चेंज नहीं होती, जैसे कोई ऐसी मेडिसिन जो लेनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जरा सोचो, सपोज वो 100 मेडिसिन बिकती हैं, 100 यूनिट्स बिकती हैं, 100 यूनिट्स की डिमांड आती है, और वो 10 रुपए की एक है, 10 रुपीज की एक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है उससे? 100 मेडिसिन और 10 रुपीज की एक, टोटल रेवेन्यू 1000 रुपीज का जनरेट हो जाएगा। अब बोल रहा है इन इलास्टिक डिमांड है, डिमांड चेंज नहीं होगी, यानी डिमांड अभी भी इतनी ही रहेगी, डिमांड अभी भी 100 यूनिट्स की रहेगी। एंड प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के 10 से 20 हो गया, प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 10 रुपए से 20 रुपए हो गया। अब एक नॉर्मल गुड अगर होता तो 10 से अगर 20 होता उसका प्राइस, तो डिमांड तो कम हो जाती अगर इलास्टिक होती, बट ये इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक का मतलब चेंज ही नहीं होगी। तो इस सिनेरियो में मेरा रेवेन्यू आ रहा है 2000,
सवाल यही पूछ रहा था, बोल रहा है अगर डिमांड इन इलास्टिक है, ये 100 की 100 है, टोटल रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ जाए। प्राइस अगर बढ़ जाए तो रेवेन्यू 1000 से 2000 हो गया, रेवेन्यू राइजेस, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसका आंसर बनेगा ए, 30 का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए। चलो जी, अ मैनेजर इन अ कॉन्शियस मैनर, कॉन्शियस का मतलब सोच समझ के, विद पर्पस, कॉन्शियस मैनर हैज टू इंश्योर दैट इवन व्हेन मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट, अगर डिपार्टमेंट्स के जो मेंबर्स हैं वो भी अच्छे से कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेशन स्टिल गिव्स डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन फिर भी आपको एक डायरेक्शन देता है उस विलिंग स्पिरिट को। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको यहां पे हाईलाइट हो रहा है। देखो पहले ही शब्द में मुझे दिख गया था कॉन्शियस मैनर, कॉन्शियस का मतलब होता है पर्पस के साथ, एक प्रॉपर मैनर के साथ, तो यही तो डेलिब्रेट होता है। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी पार्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, अरे बाबा अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट हो ही नहीं सकता, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शियल थोड़ा बहुत, और अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकता, तो पहला तो गलत हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, जिम्मेदारी पूरा डेलीगेट हो सकता है, गलत। जिम्मेदारी थोड़ा बहुत डेलीगेट करा जा सकता है एक हद तक, अदरवाइज वो भी नहीं होता। तो इट कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है जी। ये तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसका ऑप्शन बनेगा डी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम 33 पे। द सीईओ ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वांट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। जो राधे साइकिल्स हैं उनके जो सीईओ हैं वो ये चाहते हैं कि एम्प्लॉइज से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले लें और कॉम्पिटिटिव कॉस्ट दे दें उन्हें। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट यानी जो भी बाजार में रेट चल रहा है उस हिसाब से पैसा दे दें। ऑन द अदर हैंड रमाकांत एक एम्प्लॉई है, वो चाहता है मुझे सैलरी मैक्सिमम मिले लेकिन पैसा मैक्सिमम मिले, काम मैं कुछ ना करूं। गेटिंग मैक्सिमम सैलरी एंड वर्किंग द लीस्ट। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल बीइंग वायलेटेड, वो कौन सा प्रिंसिपल तोड़ रहा है। देखो अपने अपने बारे में सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच ही नहीं रहा, तो क्या वो रेम्युनरेशन तोड़ रहा है। रेम्युनरेशन में तो हम प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इक्विटी नहीं, डिसिप्लिन नहीं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जी हाँ ये बोलता था आपको ऑर्गेनाइजेशन को आगे रखना है, खुद को बाद में रखोगे। लेकिन इसने क्या करा, इसने खुद को आगे रखा, ऑर्गेनाइजेशन को बाद में रखा। तो हमारे पास ये तो डी पार्ट बन जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आप इसको अरेंज कर दो। तो अगर अरेंज करना हो तो यार ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस याद होना चाहिए, सीधा सीधा कर देंगे। IDAE, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो IDAE, CBAD, बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। 34 का आंसर बनेगा हमारे पास बी। 35, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है करिश्मा लिमिटेड का, एक ऐसी फर्म जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं 10%। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं 10% से, लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अप्रूव ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि पहले आप लेटेस्ट फैशन के हिसाब से सामान बनाओ। वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स कह रहा है ना भाई हम तो नहीं बेचेंगे, आप डिजाइन चेंज करो, पहले लेटेस्ट फैशन की तरह बनाओ तब आप बढ़ाना प्रोडक्शन, नहीं तो पड़ा रहेगा वेस्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ग्रोथ की तरफ देख रहा है, सेल्स कह रहा है ना भाई आपकी कमियां हैं आपके काम में, तो दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। कौन सा फोर्स है दैट कैन हेल्प टू अकम्प्लिश द लिंकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज? इसमें से आपको क्या लग रहा है? क्या ग्रोथ इन साइज इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है कोऑर्डिनेशन के? ग्रोथ इन साइज में होता है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़े, ब्रांचेस बढ़े, ऐसा तो नहीं है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या यही है? जब दो अलग अलग फंक्शंस हो या तीन अलग अलग फंक्शंस हो, चार अलग अलग फंक्शंस हो, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। यस, यही हमें नीडेड है यहाँ पे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन इसका सही आंसर बनेगा। 36 पे चलते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क। प्लानिंग में आपको गेस वर्क नहीं करना है, लॉजिकली और सिस्टमैटिकली सोचना है। ये कौन से फीचर में है? कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचरिस्टिक नहीं, परवेसिव नहीं, मेंटल एक्सरसाइज यस, मेंटल एक्सरसाइज में ही ये पॉइंट होता था। अच्छा जी, सिलिको लिमिटेड हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन बहल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। राजन बहल हैं, वो पहले श्री शक्ति लिमिटेड में कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव थे, अब उन्होंने इनको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो वाइस प्रेसिडेंट का बेसिक टास्क क्या होगा? देखो वाइस प्रेसिडेंट ही विल बी वर्किंग एट टॉप लेवल, ठीक है, तो उसका बेसिक टास्क क्या होगा?
टू इंटीग्रेट वेरियस एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यस डेफिनेटली ये इनका टास्क होगा। टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, नहीं ये तो मिडिल लेवल का काम होता है, ये तो टॉप पे काम करते हैं, ये तो नहीं होगा। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, नहीं ये लोअर लेवल का काम होता है, ये तो टॉप पे काम करते हैं। हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी, नहीं ये भी लोअर लेवल का काम होता है, वो टॉप पे काम करते हैं, तो इसका आंसर बनेगा ए। The marketing management philosophy, which is based on the premise that any activity which satisfy human needs but doesn't pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing cannot be justified। बोल रहा है वो marketing philosophy जो इस aspect पे, इस premise पे based है कि कोई भी ऐसी चीज जो satisfy करे human needs को, human needs को satisfy कर दिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया किस तरफ, एथिकल, यानी वो सोसाइटी उसको एथिकल नहीं मानती, एथिक्स नहीं है उसके अंदर, एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और इकोलॉजिकली वो ठीक नहीं है, यानी पॉल्यूशन करता है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो इकोलॉजिकली साउंड नहीं है। तो कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो ये बात बोलती थी? सोसाइटल यही बोलती थी कि आप लोगों को ध्यान रखना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी और सोसाइटी का भी। इसका आंसर बनेगा सोसाइटल। रवि ज्वाइंड अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर, रवि ने सेल्स मैनेजर की तरह पे एक फर्म ज्वाइन करी। On the first day in the company during the orientation program, orientation होता है मिलना जुलना, ठीक है, मिलने जुलने प्रोग्राम में the CEO of the company told रवि, CEO ने रवि को बताया that he will have to simultaneously perform the functions of management। रवि जी आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब करने पड़ेंगे और हर समय करने पड़ेंगे। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिख रहा है? कॉन्टिन्यूअस, यस ऑब्वियस सी बात है, चलता रहेगा, सभी करने और लगातार करने हैं, तो यही इसका आंसर बनता है। 39 का आंसर विल बी ए, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। परवेसिव में हम बोलते हैं सबको चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। मल्टी डायमेंशनल की कोई बात नहीं हुई, गोल ओरिएंटेड की कोई बात नहीं हुई। अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस वैलिड डिग्रीज, बोल रहा है जैसे प्रोफेशंस मेडिसिन हो या लॉ हो, उनमें आपको डिग्री चाहिए प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लोग। नोवेयर इन द वर्ल्ड इज इट मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू पोजेस एनी सच डिग्री, लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा अभी तक मैंडेटरी नहीं है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन बीइंग डिस्कस्ड विच इज नॉट बीइंग स्ट्रिक्टली मेट बाय द मैनेजर्स, कौन सा यहाँ पे डिस्कस करा गया है जो मैनेजमेंट में मेट नहीं हो रहा? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो डॉक्टर प्रैक्टिस तभी कर पाएगा अगर उसके बाद डिग्री हो, नहीं तो वो नहीं कर सकता। एक लॉयर तभी लॉयर कहलाएगा जब उसके बाद डिग्री है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, उस डिग्री ने रोका हुआ है एंट्री, अदरवाइज हर इंसान लॉयर कहला देगा, लेकिन मैनेजर में ऐसा कोई डिग्री नहीं है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे पॉइंट है? यहाँ पे जो मैनेजमेंट में नहीं है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान, अरे एनसीईआरटी, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान, अगर आप पहले से ही आपने डिसाइड करा हुआ है उसे फॉलो कर रहे हो, जब सर्कमस्टांस बदलेंगे इट मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, अगर सिचुएशन बदल गई तो आपके इंटरेस्ट में वो नहीं आएगा। याद रखना यार, प्री डिसाइडेड प्लान को फॉलो करना यानी रिजिडिटी लेके आना, एनसीईआरटी का लाइन है एज इट इज। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, 41 का आंसर विल बी यहाँ पे सी। 42 की बात कर लेते हैं हमारे पास, द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या लिखा है हमारे पास? द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, ये टेक्निक किसने दिया है? टेलर ने दिया है। विच एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स है, जो पार्ट्स आपने एक बार बना दिए वो इंटरचेंज हो जाए, यानी ऑल आउट रिफिल गुड नाइट में भी लग जाए, किसी और मशीन में भी लग जाए, कैमरे का लेंस एक की जगह दूसरे कैमरा में भी लग जाए। कहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल को डिस्कस करा है? क्या मेथड स्टडी है, क्या मोशन स्टडी है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन है? इसका आंसर बनेगा यस सी, स्टैंडर्डाइजेशन। 42 का सी पार्ट आंसर बन जाता है। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें? स्टेटमेंट 1, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्या एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल फॉर्म होता है? जी हाँ, इम्पर्सनल होता है, पर्सनली अपने प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, किसी और से करवाता है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, कि एडवर्टाइजमेंट में आपको डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है। पर्सनल सेलिंग में तो डायरेक्टली फीडबैक मिलता है कस्टमर से, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में नहीं मिलता। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है जी, ये तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 43 का विल बी सी पार्ट। 44, KTX Group is a rolling out on an initiative to help create wealth for its employees, अपने एम्प्लॉइज को वेल्थ क्रिएट करके देना चाहते हैं थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यानी कि अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं वो, उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट विल हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, इससे टीम स्पिरिट बनेगा, कॉपरेशन बनेगा, कमिटमेंट बनेगा। कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है जो ऊपर हाईलाइट करा जा रहा है?
क्या लगता है आपको? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? यस डेफिनेटली, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए जा रहे हैं। हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की कोई बात नहीं हो रही, डायनामिक की कोई बात नहीं हो रही, एफिशिएंसी की कोई भी बात नहीं हो रही है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसका राइट आंसर बन जाएगा। 45, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है देन मोर लेबर मोर मशीन विल बी रिक्वायर्ड, ज्यादा लेबर ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये है आइडेंटिफाइंग, ये है आइडेंटिफिकेशन, यहां पे हो रहा है आइडेंटिफिकेशन फिलहाल कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्रेमिसेस इसमें कुछ नहीं है। अब आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, बढ़ाना है तो ज्यादा लेबर ज्यादा मशीन चाहिए होगी। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व, अब बोल रहा है किसी स्टेप की बात कर रहा हूं, यहां पे आएगा ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर, अब मैं लेबर को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, एंड परचेजिंग ऑफ मशीनरी, मैंने लेबर ऑर्गेनाइज भी कर ली और उसके बाद मैं मशीनरी को परचेज भी कर रहा हूं। कौन सा स्टेप है यहां पे? देखो आइडेंटिफाई हो गया, इवैल्यूएटिंग हो गया ऑलरेडी। अब मुझे बताओ क्या मैंने यहां पे सिलेक्शन करा है? सिलेक्शन भी नहीं, सिलेक्शन तो हो चुका है ना भाई, तभी तो ये दो चीजें फाइनलाइज करी, अब तो मैं इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं, अब मैं एक्चुअल में इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, राइट? तो इंप्लीमेंटेशन यहां पे आंसर बनना चाहिए। आइडेंटिफाइंग कोर्सेज नहीं, आइडेंटिफाई हम पहले ही कर चुके हैं, वो दो चीजें, लेबर बढ़ाओ मशीनरी बढ़ाओ। सेटिंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं। सेलेक्टिंग तो तब होता ना अगर तीन में से मैं दो सेलेक्ट कर रहा होता, यहां तो दो ही है, मैं दोनों कर रहा हूं, तो इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं। अच्छा जी, टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम होम ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स, टेलर ने 8 स्पेशलिस्ट बताए थे। दोज विद टेक्निकल मास्टरी इंटेलिजेंस एंड ग्रिट, टेलर ने बोला जिनके पास टेक्निक है, मास्टरी है, इंटेलिजेंट है, दिमाग अच्छा है, उनसे क्या करवाया जाए, और जिनके पास एनर्जी है और बढ़िया हेल्थ है, एनर्जेटिक है, हेल्दी है, कुछ भी काम कर सकते हैं, उनसे क्या करवाया जाए। तो यार देखो जिसके पास इंटेलिजेंस है उससे तो दिमाग का काम ही कराओगे ना, उससे इंप्लीमेंटेशन तो नहीं करवाओगे, एग्जीक्यूशन तो नहीं करवाओगे, उससे आप क्या करवाओगे? प्लानिंग करवाओगे। सोच यार, प्लानिंग कर तू बढ़िया सी, तेरा माइंड बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट का आंसर बनना चाहिए प्लानिंग एंड दूसरे का आंसर बनना चाहिए एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर बेसिकली ए पार्ट ही बन जाएगा। 46 का आंसर विल बी ए। 47, अ पर्सन्स फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी, भूख लग रही है पैसा दो किसी और को, और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस, या कुछ और प्रोडक्ट जो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले। सपोज आपका रेस्टोरेंट है, मुझे आपसे फूड लेना है तो मैं आपको या पैसा दूंगा, या फिर आप जो मेरे से एक्सेप्ट कर लो, मैं कह दूंगा भाई मैं पढ़ा दूंगा आपको, पढ़ लो, खाना दे दो मुझे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कौन सा फीचर ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है? क्या एक्सचेंज मैकेनिज्म, कस्टमर वैल्यू, मार्केट ऑफरिंग, या नीड्स एंड वांट्स? आंसर बन जाएगा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म। 48 और दूसरा सेक्शन खत्म। क्या प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक? यस। असर्शन क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, बिल्कुल सही है। असर्शन एक फैक्ट होता है। क्यों? उसका कारण, व्हाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक? बिकॉज प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर विच इज सर्टेन। अरे बाबा ये क्या करा? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर विच इज सर्टेन, ना रे ना, ये तो गलत हो गया। विच इज अनसर्टेन, अरे भाई फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। एंड डज नॉट रिक्वायर फॉरकास्ट, बोल रहा है इसका फॉरकास्ट की भी जरूरत नहीं होती। गलत, रीजन तो बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे बस असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। बी पार्ट, 48 का बी पार्ट। अब देखो सीबीएसई चालू है, यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिए इसने पॉइंट्स, कहीं वहां जल्दी जल्दी में लगाया हो कि सी होता है, ऐसा तो नहीं भाई, ध्यान से पढ़ना, बी पार्ट बनेगा। चलें सेक्शन जी की तरफ। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 49 से 54 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। एक केस स्टडी दिया है और इसके बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्वेश्चंस ही पढ़ लें, कई बार हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं, तो कोशिश करना पहले क्वेश्चंस पढ़ना। आइडेंटिफाई द फिलॉसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय एसएनएम थ्रू विच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग हायरार्किकल लेवल्स। मतलब कि पूरे हायरार्की में, पूरे सिस्टम में ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है डिसीजंस को डिवाइड कर रहा है पूरे सिस्टम में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन सा स्ट्रैटेजीज ने फॉलो करा हुआ? क्या डेलीगेशन? डेलीगेशन तो बॉस दो ही लोगों में होता है, डेलीगेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं होता। क्या डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ ये तो होता है। डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटना, ये कोई फिलॉसफी तो नहीं है, तो प्रिंसिपल था। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी नहीं। तो यहां से तो यार मुझे आंसर पता लग रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन, साफ साफ बिना केस स्टडी पढ़े, चमत्कार, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि पूरा केस स्टडी पढ़ना पड़े, क्या पता डायरेक्टली मिल जाए। तो इसका आंसर बनेगा डिसेंट्रलाइजेशन। मैं फिर भी अभी देखूंगा, अगला देखूं। Why is there need to apply the philosophy being followed by S&M with caution?
बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन को विद कॉशन अप्लाई करना पड़ता है। कॉशन का मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है जी बहुत ध्यान से? क्योंकि इट कैन कॉज डिले इन कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है। नहीं यार, डिसेंट्रलाइजेशन से क्विक होता है, जल्दी होता है काम। एज इट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है, क्योंकि हर किसी को अपना अपने पावर मिल गए, तो हर इंसान अपने आप को पावरफुल समझता है, हर कोई अपने लेवल पे अपने डिसीजन खुद ले रहा है, तो इंटीग्रेशन, एकता खत्म हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है यहाँ के अंदर, है ना। एज इट कैन इंक्रीज द वर्कलोड, नहीं वर्कलोड तो कम करता है। एंड एज इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोथ, जी नहीं, ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं, तो इसका आंसर बी ही बनेगा, एज इट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन। द एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफी डिस्कस कैन फॉस्टर अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग्स द डिपार्टमेंट्स। बोल रहा है ये जो आपने हर डिपार्टमेंट को पावर दी है, इससे उनमें आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, विच इन टर्न विल हेल्प द फर्म। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो फर्म को क्या बेनिफिट होगा? क्या फर्म की ग्रोथ होगी? जल्दी से बताइए, क्या फर्म की ग्रोथ होगी? जी हाँ, यस। जब कंपटीशन मिलेगा तो हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहेगा, तो फर्म का ग्रोथ तो होगा यार। बेटर कंट्रोल, कंट्रोल बेटर होगा। कंट्रोल बेटर तो रूल्स और रेगुलेशन से होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से तो नहीं होता। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट होगा, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट होगा, बट डेलीगेशन में हम लोग इसको ज्यादा जस्टिफाइड बात करते हैं, लेकिन इसमें भी होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, हाँ ये भी होगी जी, डिसीजन मेकिंग भी क्विक होगी। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही मिलते जुलते लग रहे हैं, बट मुझे ये बताना है कि फर्म को डायरेक्टली मैनर में, डायरेक्ट मैनर में कौन सा हेल्प करेगा? इस फिलॉसफी से कंपटीशन फील हो रहा है। कंपटीशन जब भी होता है ना तो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, कि जब भी कोई दो फर्म कंपीट करेंगी तो दोनों अपना बेस्ट देंगी, दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमेशा याद रखना, कंपटीशन के पॉइंट में हमेशा इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। कोट द लाइन फ्रॉम अबव हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिलॉसफी टुवर्ड्स मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉइज। ऐसी कौन सी लाइन है उस पर्टिकुलर केस स्टडी में जो ये हाईलाइट करता है कि बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एम्प्लॉइज को एडुकेट करना। मेंटेन शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, रिकॉग्नाइज डिसीजन मेकिंग फॉर ऑटोनॉमी। कुछ नहीं पता चल रहा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए जी पढ़ते हैं, आप एक बार केस स्टडी पढ़ लो। क्या लिखा है जी? सारथी द नेम हैज बीन एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स। लो जी, सारथी कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो फैशन प्रोडक्ट्स की सेल करते हैं, फैशन प्रोडक्ट्स बेचते हैं 1960 से। When कपिल सारथी opened his first retail fashion clothing outlet in अहमदाबाद। किसने ओपन किया था? कपिल सारथी ने 1960 में। सारथी कॉस्मेटिक्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन 1940। लो जी, ये लिखा हुआ है सारथी कॉस्मेटिक्स इनकॉर्पोरेट, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1940 में। एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ S&M फैमिली ऑफ कंपनीज इन 1959। S&M फैमिलीज का पार्ट बने 1959 में। ये सारथी परफ्यूम्स बिगन ऑपरेशंस इन गुजरात इन एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव S&M फैसिलिटी इन 1985। अच्छा जी, सारथी का एक प्रोडक्ट है परफ्यूम, और उनके ऑपरेशन शुरू हुए गुजरात में इस ईयर में। एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन S&M एंड मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज इज दैट S&M में, S&M सारथी जिसका पार्ट बना है ग्रुप का, इसमें और बाकी कंपनीज में क्या डिफरेंस है? इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एज वन लार्ज कॉर्पोरेशन, ये एक बड़ी कंपनी की तरह काम नहीं करते, दे वर्क एज 180 स्मॉल कंपनीज। इन्होंने अपना काम 180 छोटी छोटी कंपनीज में बांटा हुआ है। यहीं से पता लग रहा है ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। ईच फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, हर किसी का अपना एक प्रोडक्ट है। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अलग अलग। स्ट्रक्चर की बात करूं तो डिविजनल एंड एरिया, इंप्लाइंग सेलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। ये लाइन एज इट इज डिसेंट्रलाइजेशन में आएगी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। सेलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी, recognizing the decision makers the need for autonomy as decision making authorities pushed down the chain of command। जब नीचे डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है तो ऑटोनॉमी का रिकॉग्निशन नीड रियलाइज होती है कि पावर कितना इंपॉर्टेंट है। इट इनेबल्स द कंपनी टू मेंटेन शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, छोटे छोटे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बने हुए हैं, कस्टमर आराम से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर एक बड़ा कंपनी होता तो कैसे कम्युनिकेट करता यार? अब 180 छोटी छोटी कंपनीज हैं, कस्टमर कम्युनिकेट कर सकता है, एम्प्लॉइज कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, टैलेंट काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। पूरा केस स्टडी समझ में आता है। अब जरा पढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कि आप लाइन कोट करो इनमें से जो हाईलाइट करता है कौन से इंपॉर्टेंस को,
इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को, ठीक है, फिलॉसफी यहाँ पे है डेलीगेशन, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉइज। अब डिसेंट्रलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंस आया था जो ये बोलता था कि एम्प्लॉइज को एजुकेट करना जरूरी है, मैनेजमेंट के बारे में बताना जरूरी है, सो दैट उन्हें जब पावर्स मिले तो अपना काम अच्छे से कर पाए। कौन सा पॉइंट इसमें से आपको लग रहा है? क्या शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन लग रहा है? शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन तो क्विक डिसीजन मेकिंग दिखाता है। एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, बिल्कुल लग रहा है इस लाइन में। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे अपने एम्प्लॉइज को तो उनका डेवलपमेंट होगा, टैलेंट उनका ग्रो होगा, वो ग्रो कर पाएंगे। इट एक्सेलरेट द डेवलपमेंट। सेलेक्टेड डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी, जी नहीं, ये तो एज इट इज डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो गई। डिसीजन मेकर नीड फॉर ऑटोनॉमी, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर बनेगा बी, क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉइज को एजुकेट करते हो तो इट एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ना, सही। एज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे दी गई है। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। क्यों होता है? रीजन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स। अब आपको अलग अलग लेवल से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सही है बिल्कुल। मिडल अपना खुद ले सकता है, लोअर अपना खुद ले सकता है, टॉप अपना खुद ले सकता है। ऑर्गेनाइजेशन एबल टू जनरेट मोर रिटर्न्स, इससे डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? इनोवेटिव परफॉर्मेंस, बिल्कुल भी नहीं। मीन्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, गलत। ए पार्ट इज द राइट आंसर। The philosophy being followed by S&M is not followed by most other companies. ये जो फिलॉसफी है डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो फॉलो करी गई है S&M ने, बहुत सारी कंपनीज नहीं फॉलो करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये ऑप्शनल है, बिल्कुल सही है जी। डेलीगेशन सभी को करना पड़ता है, दैट इज कंपलसरी, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, तो इसका आंसर ए ही बनेगा। ओके जी, लो जी, एक केस स्टडी और। मोहम्मद कांजीवाल, बी कीपर का मतलब मधुमक्खी पालन करते हैं ये। सिंस अप्रैल 2021 इज नाउ अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग ट्राइब, एक ट्राइब का पार्ट बन चुके हैं जिसमें 50 अर्बन ड्वेलर्स हैं, इसमें अर्बन एरिया से 50 ड्वेलर्स हैं अक्रॉस महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में। वो बीज एंड हार्वेस्टिंग हनी और बीज को यही पालन करते हैं वो। इन देयर बालकनीज, रूफटॉप्स, बैक गार्डन्स। अरे भाई, बालकनीज में, रूफटॉप्स में, बैक गार्डन्स में बड़ा खतरे वाला काम है भाई, डेंजरस वर्क। As he had been focused on eating right, the thought of domesticating honeybees, honeybees को domesticating, उसके माइंड में रहता है कि honeybees को भी डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह यूज करा जाए। अरे भाई, एनिमल थोड़ी ना होगी honeybee, चलो डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं वो बेसिकली। टू प्रमोट हेल्दी कंजम्पशन हैबिट्स, कि चीनी से अच्छा है शहद, आपकी हेल्दी कंजम्पशन हैबिट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। एंड सीइंग हनी बीइंग कल्टिवेटेड राइट बिफोर हिज आईज, उसके आंखों के सामने हनी जब डेवलप हो रहा होता है, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, नेचुरल, वो काफी मेस्मराइजिंग है उसके लिए। तो कौन सा फैक्टर है जनरल एनवायरनमेंट का जो यहाँ पे डिस्कस करा गया है? देखो यहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात करी जा रही है, सैनिटेशन की बात करी जा रही है, और काफी हेल्दी लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करी जा रही है। तो कौन सा एनवायरनमेंट लग रहा है? क्या इकोनॉमिक लग रहा है? पैसे की तो यार बात ही नहीं हुई। सोशल लग रहा है? मुझे तो यार सोशल ही लग रहा है। टेक्नोलॉजिकल, कोई टेक्निक की बात नहीं हुई। पॉलिटिकल, कोई सरकार की बात नहीं हुई। सोशल एनवायरनमेंट इसका सही आंसर बनेगा। जोलो, अ मार्केटर ऑफ कार्स हैविंग 40% ऑफ द करंट मार्केट शेयर, ये अभी 40% मार्केट शेयर है, यानी अगर 100 गाड़ी बनती है तो 40 इनकी होती है, इसको मार्केट शेयर बोलते हैं, ठीक है। एम्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर टू 70%, उनका टारगेट है कि अब हम 70% कर लें, 100 गाड़ी बिके तो 70 हमारी हों। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड द एक्शन प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजर ने एक प्रोग्राम बनाया है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करें। कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करा गया है? कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की कोई बात नहीं हुई है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी नहीं हो रही है यहाँ पे। प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट कुछ नहीं बताया गया। मार्केट प्लानिंग, क्या प्लानिंग करी जा रही है 40 से 70% पे आने के लिए? यस, मार्केट प्लानिंग इसका सही आंसर बनेगा। स्टाइल एंड फिट, a footwear manufacturing company has decided to offer 50% off, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, 50% ऑफ है उनके सभी प्रोडक्ट्स पे ड्यू टू फॉल इन डिमांड। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डिमांड गिर गई है उनके प्रोडक्ट्स की। एज मोर एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, देखो डिमांड गिरी उनके प्रोडक्ट की क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूट आ चुका है। दो लोगों को कंपेयर करा जा रहा है, मेरी डिमांड क्यों गिर रही है? क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूट आ चुका है बेटर। अच्छा, identify the pricing objective included by the firm which has made the firm resort to discounting its product। कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा प्राइस, ये प्राइस सेट करते टाइम उनके माइंड में क्या आया कि उन्हें डिस्काउंट देना पड़ा? क्या वो मार्केट शेयर लीडरशिप लेना चाहते हैं? क्या वो मार्केट में लीडर बनना चाहते हैं? वो तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो
सर्वाइव करना चाहते हैं वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर खा जाएगा अगर डिस्काउंट नहीं देंगे, तो बेटर प्रोडक्ट है उसके, सर्वाइव तो करना चाहते हैं, हो सकता है। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, क्वालिटी की तो बात ही नहीं है यार। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इंटरेस्ट के लिए, जनता के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं यार। बी पार्ट, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अ सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू बिकम अ मार्केट लीडर। सपोज मेरा अपना सैनिटाइजर है, डीसी सैनिटाइजर, मैं मार्केट लीडर बनना चाहता हूँ। फॉर दिस पर्पस द मैनेजर फॉलोज एन एक्टिविटी विद सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स। एक एक्टिविटी फॉलो करता हूँ जिसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय एटलीस्ट 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। पहला स्टेप है कि मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन 30% से बढ़ाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों बढ़ाना चाह रहा हूँ? पहले स्टेप में ही एक टारगेट सेट कर रहा हूँ। चलो, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द एक्टिविटी बीइंग फॉलोड। पहले स्टेप में एक टारगेट सेट करा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, किसमें आया? प्लानिंग में। एस डाइज इफ, आखिरी क्या होगा? फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन दिख रहा है क्या? ए पार्ट बिल्कुल सही है। इन शालीन प्राइवेट लिमिटेड देयर इज वन हेड शालीन हु हैज 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी अंडर हर। एक हेड है शालीन, एक हेड है शालीन, ये हेड है, इनके नीचे 2 लाइन्स हैं। 1 लाइन कंसिस्ट ऑफ, एक लाइन में तो है सारा, फिर रजत, फिर अभिषेक, फिर इस्माइल, फिर क्रिश। अरे वाह, सीबीएसई को मैं भी याद रहा, वाह शाबाश सीबीएसई। शालीन शालीन के एक तरफ तो ये लोग, ठीक है, 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये। एक लाइन और है दूसरी तरफ जिसमें 1 नंबर पे लता है, फिर रूपा है, फिर गीत है, फिर हुसैन है, फिर प्रीति है। यानी अगर आपको सीधा समझाऊं तो शालीन है बॉस, उसके नीचे ऐसे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, ऐसे 5 लोग हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल। फेयोल का ऐसा कोई प्रिंसिपल था क्या? स्केलर चेन यही तो था, ठीक है। अच्छा, इफ इस्माइल हैज टू कम्युनिकेट विद हुसैन, इस्माइल कहाँ है? पहली वाली लाइन में 4थे नंबर पे, पहली वाली लाइन में 4थे नंबर पे। इन्हें बात करनी है किससे? हुसैन से। दूसरे वाले लाइन में 4थे नंबर पे, इनसे बात करनी है। तो बोल रहा है कौन से रूट से उन्हें जाना पड़ेगा? कौन से रूट से जाना पड़ेगा? क्या ये यहां से डायरेक्टली जाके बात कर सकता है? देखो जी, इमरजेंसी के केस में गैंग प्लैंक होता है, अलाउड होता है, लेकिन यहाँ कोई इमरजेंसी की बात नहीं हो रही, तो रूट तो एक ही दिखता है। यहां से इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, फिर इधर 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 इधर। पहली बात बोल रहा है इस्माइल, 4 नंबर पे है इस्माइल, फिर अभिषेक, इस्माइल के ऊपर अभिषेक, अभिषेक के ऊपर रजत, रजत के ऊपर सारा, सारा के ऊपर शालीन, रजत सारा शालीन, देन लता, देन रूपा, देन गीता, देन हुसैन। लता, रूपा, गीता और हुसैन। गीत है, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सही लग रहा है, यही ऑर्डर है। दूसरा वाला देखता हूं, हुसैन, गीत, रूपा, लता, हुसैन, गीत, रूपा, लता, इधर से चल पड़ा। अरे भाई, इसको थोड़ी ना बात करनी है, इसको बात करनी है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इस्माइल, क्रिस, शालीन, प्रीति, हुसैन, यहाँ तो 5 ही लोग आए। अरे भाई, इनके बीच में ही बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी गलत हो गया। इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, लता, रूपा, फिर इधर पहुंच गया। इसको इग्नोर कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर तो ए ही बनता है। स्केलर चेन के हिसाब से इन्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा एक चेन में, अदरवाइज बाकी कुछ भी अलाउड नहीं होगा। चलो जी, ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है जी? अलग अलग लोगों को अलग अलग काम पे अलग अलग पैसा मिलेगा। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 यूनिट्स अर्न। एक वर्कर 60 यूनिट्स बनाता है और दूसरा वर्कर 49 यूनिट्स बनाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट है 50 यूनिट का, मतलब आपको डेली 50 यूनिट्स तो बनानी है, ये आपका आउटपुट है स्टैंडर्ड। दोज हु मेक स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर देन स्टैंडर्ड गेट 75। अगर आप इससे ज्यादा बनाते हो तो आपको 75 पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। एंड दोज बिलो, अगर आप इससे कम बनाते हो तो आपको 65 के हिसाब से पैसा मिलेगा। अच्छा जी, तो आप बताओ कि एक वर्कर जो 60 बनाता है, 60 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो इसको 75 रुपए के हिसाब से 75 के हिसाब से पैसा मिलेगा। और एक वर्कर जो 49 बनाता है, 49 50 से कम है, तो इसको 65 के हिसाब से पैसा मिलेगा। बोल रहा है कि ये जो वर्कर है 60 वाला, हाउ मच मोर, ये कितना ज्यादा कमाएगा। कैलकुलेट कर लो, करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 60,
60 यूनिट 75 के हिसाब से 4500 रुपीज़ तो इसको मिलेंगे। इसने 1 यूनिट कम बनाया बेचारे ने, पैसे कट गए बहुत सारे। 65 इंटू 49 3185 इसको मिलेगा। तो 3185 और 4500 इसको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 1315 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1315 रुपये। सी पार्ट इसका आंसर बनेगा, 1315 एक्स्ट्रा है। ऐसा डिफरेंशियल फीस बेस सिस्टम में होता है। तो गाइज ये था हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर और बहुत ही जल्दी बहुत कम समय में हम लोग इसको कर पाए हैं। तो अभी मैं आपको समझा भी रहा था साथ साथ, तो हम लोग इसको इतनी स्पीड से कर पाए, बट जब एग्जाम में आपको अगर सब आता होगा तो आप काफ़ी क्विकली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज द सैम्पल पेपर, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने पूरा करा। सारी चीज़ें मैंने आपको आज करा दी, वन शॉट रिविजन आ गया आपके पास, की पॉइंटर्स आ गए, कैसे करना था, सुबह सबसे पहले वीडियो आ गया था, क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी वीडियो आपके पास आ चुका है। और ये था हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर फॉर बिजनेस स्टडीज। होपफुली आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप अपना बेस्ट दे के आ रहे होगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आज आपने अच्छे से पढ़ाई करी ही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और आगे आप इसी तरीके से पढ़ते रहो। बीएसटी इज डन, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन इसी तरीके से, और काफ़ी कुछ अलग नया बड़ा आप लोगों के लिए आता रहेगा। तो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।